आज हम लोग देखेंगे C9, जो कि हमारा पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 आपका हो जाता है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी प्रकरण होगा व्यक्तित्व प्रश्नावली का मूल्यांकन। यानी व्यक्तित्व प्रश्नावली का मूल्यांकन के अंतर हम लोग देखेंगे। ये जो B.Ed सेकेंड ईयर के लिए है, जो कि हमारा लेक्चर संख्या आज हो जाएगा 17, यानी 17 आज हमारा लेक्चर संख्या हो जाएगा। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले कक्षा जो भी मैंने क्लास ली है उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ व्यक्तित्व के बारे में, उसके बाद उसका अर्थ बताया हूँ मैं आपको, परिभाषा को बता चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, इत्यादि के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी जो प्रकरण है व्यक्तित्व प्रश्नावलियों का मूल्यांकन। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व प्रश्नावलियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, इत्यादि के बारे में। तो चलिए हम चालू करते हैं। क्या कहता है यहाँ पर, व्यक्तित्व प्रश्नावलियों के आधार पर व्यक्तित्व मापन एक अपेक्षाकृत सरल विधि है। यानी कि कहता है कि जो व्यक्तित्व प्रश्नावली के आधार पर भी व्यक्तित्व का जो मापन होता है वह बहुत ही सरल तरीके से होता है। इसी कारण पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका ने अन्य प्रश्नावलियां बनाई। ठीक है, अमेरिका में अनेक प्रश्नावली बनी। जैसे कौन कौन से प्रश्नावली बनी, किसके लिए, व्यक्तित्व प्रश्नावली का मूल्यांकन के लिए। कौन कौन से बनी, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे प्रथम कठिनाई भाषा की है, जिसके अंतर्गत पहला कहता है सबसे प्रथम कठिनाई भाषा की है। संभव है कि प्रश्नावली रचयिता ने किसी विशेष उद्देश्य से कोई प्रश्न पूछा हो, पर उत्तर देने वाला उसका अन्य कुछ अर्थ समझे। यहाँ पर क्या कहता है हमको समझना है। कहता है कि सबसे पहले कठिनाई स्तर किस पर होती है, लैंग्वेज, भाषा। संभवतः की प्रश्नावली रचयिता यानी कि जो प्रश्न की रचयिता करने वाले होते हैं उनका क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रश्न जो हम देते हैं, जो उनका जो उद्देश्य होता है प्रश्न से होता है। यानी कि किस प्रकार के प्रश्न से, जो पूछा जाओ। और जब जिससे अगर देखिए अगर भाषा हमारा सरल रहेगा तो जाहिर सी बात है हम किसी से अगर किसी प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं तो क्या होता है, वो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से देता है। अन्यथा अगर हमारा भाषा कठिन हो जाता है तो वो प्रश्न का उत्तर देने में क्या है, उसको कठिनाई स्तर होती है। तो वही कहता है, आगे क्या कहता है, पर उत्तर देने वाला उसका अन्य कुछ अर्थ समझे। अब जाहिर सी बात है अगर हमारा प्रश्न कठिन स्तर का होगा, भाषा कठिन होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हम प्रश्न दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं जो उत्तर देने वाला होता है वह अलग प्रकार के उत्तर देगा। यानी कि उससे हट कर देगा। क्यों हट कर देगा, क्योंकि जब उसको वो प्रश्न समझ में ही ना आएगा तो वो उत्तर क्या देगा। तो जिस कारण से क्या करता है, उसका अर्थ कुछ अन्य भाषा में समझे। उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं। यदि प्रश्न में पूछा गया हो कि क्या प्राय परीक्षार्थी का हृदय धड़कता है, अगर प्रश्न एक परीक्षा होता है उसमें पूछा जाता है कि क्या परीक्षार्थी यानी छात्र का हृदय धड़कता है, तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि सामान्यतः दिल धड़कने से अर्थ है। यानी कि कह रहा है अगर वहां पर अगर क्वेश्चन अगर सीधी भाषा में अगर हम लोग करते हैं कि क्या छात्रों का हृदय धड़कता है, तो अगर इस टाइप का हम प्रश्न पूछते हैं तो समझने वाला यह भी समझ जाएगा कि वो शायद पूछ रहे हैं कि शायद दिल धड़कता है। तो जिस कारण से क्या होता है, प्रश्न कुछ और आपका रह जाएगा और जो उसका उत्तर मिलेगा आपको क्या होगा, वो उससे अलग हो जाएगा। तो पहला ही हो जाता है यानी कि भाषा की कठिनता सरल, यानी कि भाषा जितना आपका सरल होगा उतना आपका आंसर सटीक होगा। दूसरा क्या कहता है, यह भी संभव है कि जिस संबंध में प्रश्न पूछा गया हो, यानी कि जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया हो
वह बात या घटना परीक्षार्थी के जीवन में घटित हो। यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है हो सकता है कि वो छात्र के जीवन में कोई घटना, उस टाइप प्रकार की घटना घटित हो, तो पर अचेतन में चले जाने, यानी अचेतन काल में चले जाने या किसी अन्य कारण से वह इसे विस्तृत कर चुका है, जिस कारण वह सही उत्तर न दे पाए। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हो सकता है कि कोई प्रश्न ऐसा भी आ जाता है जो कि क्या कहता है, छात्र के जीवन पर आधारित हो, कोई घटना से आधारित हो, अब उसे पूछ लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या करता है, छात्र उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कहता है यह संभव है कि प्रयोजन अनेक बातों को अपने तक सीमित रखे एवं किसी को न बताना चाहे। यहाँ पर कहता है कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि किसी लोगों से हम किसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो लोग क्या करता है, हमें बताने का प्रयत्न नहीं समझता है। वो सोचता है कि अगर इस बात को हम बता देते हैं तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी लगता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में अगर पूछते हैं, अगर हम किसी से अगर रिलेशन में अगर चलते हैं, अगर रिलेशनशिप में अगर किसी से सेक्स के बारे में अगर पूछते हैं, तो क्या करता है, वो उस चीज़ के बारे में बताने से हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में संकोच है। वो जानता है कि मैं इस चीज़ को अगर बता दूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, उसका गलत अर्थ निकालेगा, चाहे उस पर हंसी करेगा। तो उस स्थिति में वो क्या करता है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। तो वही कहता है यह संभव है कि प्रयोज्य अनेक बातों को अपने तक ही सीमित रखता है। इसके अलावा बहुत ऐसी बात है, अगर हम किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से अगर उसके फैमिली मैटर के बारे में बात करते हैं तो क्या करेगा, वो हमें बताएगा नहीं। अगर बताता भी है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन जब हम गहराई तक जाने का कोशिश करेंगे तो क्या करता है, वो वहाँ से कट जाता है, वो बात को काट कर आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझको इसको बताने से कोई फायदा है नहीं, क्या उसको बताने में शर्मिंदगी लगेगा, वो इस बात का कि वो अगर बताता है तो सामने वाला क्या समझेगा। तो वही कहता है सीमित रखे एवं किसी को ना बताना चाहे। आगे क्या कहता है, व्यक्तित्व प्रश्नावलियों में जिनशील गुणों के मापन के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के प्रश्नावली में जिनशील गुण मापन के लिए प्रश्न या पद बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग सत्ता नहीं है, इनका एक दूसरे से संबंध। यानी कि देखिए, मान लेते हैं कि व्यक्तित्व प्रश्नावली के अंतर्गत अगर हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, जैसे लोग करता है मूल्यांकन अगर कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न का निर्माण होता है, चाहे जो भी पद का निर्माण होता है, वो सबों के लिए क्या होता है, एक समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्योंकि अगर अलग अलग हो जाता है तो उस स्थिति में क्या कर पाएंगे, हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, और जब मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। वही कहता है कि व्यक्तित्व प्रश्नावली में जिन शील गुणों के मापन के लिए प्रश्न या पद बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग सत्ता नहीं है, इनका एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। क्योंकि जब तक एक दूसरे से संबंध नहीं रखेगा तब तक हमें कैसे मालूम चलेगा कि छात्र क्या लिखना चाहता है, हम कैसे जानेगा, कैसे हम जान पाएंगे कि उनका सोच स्तर क्या है। अगर अलग अलग प्रश्न देंगे तो छात्र क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्रश्न का उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, तो किसी का आंसर मैच नहीं होगा, तो मैच नहीं होगा तो क्या होगा, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। अतः अलग अलग प्रश्न उत्तरों के आधार पर परिणाम पूर्व वैध नहीं होंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर अलग अलग प्रश्न भी दिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी जो अंक की प्राप्ति होती है, वो क्या होगा, वैध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबों के लिए अलग अलग प्रश्न का निर्माण हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब अलग अलग प्रश्न का निर्माण हुआ तो सबों का अलग अलग मूल्यांकन भी होगा, और जब मूल्यांकन सबों का अलग अलग होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अंक भी अलग अलग आएंगे, इसीलिए वो क्या होगा, वैध नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट कहता है क्या है, स्वयं प्रयोजन में अपनी मनोवैज्ञानिक रचना के बारे में पूर्व समझ हो। यानी कि कहता है कि स्वयं जो प्रयोज्य होता है उसको अब सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रचना के बारे में पूर्व पहले से क्या होना चाहिए, समझ हो। यह आवश्यक नहीं है। आगे क्या कहता है, कुछ प्रयोजन तो यह भी नहीं समझ पाते कि प्रश्न की आशय क्या है। यानी कि जो परियोजना है उसको ये जरूरी नहीं है कि वो पहले से मनोवैज्ञानिक रचना के बारे में जाने,
ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग जब देखते हैं कि कुछ जो प्रयोजन होता है उसको ये भी नहीं समझ पाता है कि प्रश्न का आशय क्या है, यानी प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या निकलने वाला है, वो क्या बताना चाहता है, वो क्या लिखना चाहेगा। जैसे कि हम लोग बहुत ऐसे एग्जाम लिखते हैं, तो बहुत ऐसे परीक्षा देते हैं और परीक्षा देते आए हैं, तो उसमें कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेकों प्रकार के प्रश्न रहते हैं। और बहुत ऐसे छात्र हैं जो प्रश्न को समझ ही नहीं पाते, तो जाहिर सी बात है जब वो समझ नहीं पाएंगे तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, और जब लिखेंगे ही नहीं तो क्या होगा, उनका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो वही कहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए जब तक अगर छात्र प्रश्न को ना समझ पाएंगे तब तक वो उस प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से नहीं दे सकते। इसीलिए शिक्षक का यह दायित्व होता है कि जब छात्र को प्रश्न दे तो वो प्रश्न की भाषा सरल हो, और जो प्रश्न का जो स्तर हो, जो स्तर अगर प्रश्न का हो क्या हो, सरल से कठिन की जाए, यानी कि एक छोटा हल्का हो जाए, थोड़ा सा उससे हार्ड, थोड़ा उससे हार्ड, यानी कि इस प्रकार एक सीक्वेंस के अंतर्गत होना चाहिए। सीक्वेंस के अंतर्गत अगर होता है तो उसमें क्या होगा, अगर सीक्वेंस के अंतर्गत होता है तो क्या होगा, छात्र आसानी से उस प्रश्न का हल कर सकेंगे। आगे कहता है कम अवस्था के बालकों के बारे में यह विशेष रूप से सत्य है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे अवस्था के बच्चे हैं, छोटे कक्षा के बच्चे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये जरूरी होता है कि उनके अकॉर्डिंग प्रश्न का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे आसानी से पूछ ले। जैसे कि मान लेते कि क्लास 4 के बच्चे को अगर परीक्षा ले रहे हैं, क्लास 4 के बच्चे को अगर हमें परीक्षा देना है, परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके क्लास 4 के अकॉर्डिंग प्रश्न करें, और जो प्रश्न हो वो सरल भाषा में हो। इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से आसानी से लिख पाएगा। अब हम क्लास 4 के बच्चे को अकॉर्डिंग भाई अगर हम देखते हैं कि उसके लेवल से हाई क्वेश्चन देते हैं, या फिर हम जो हमारा भाषा स्तर होता है कठिन होगा, तो क्या होगा, उस समय छात्र उस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा अधिगम के लिए आकलन यूनिट 4 जो आपका था, यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम लोगों ने क्या देखा, व्यक्तित्व प्रश्नावली का मूल्यांकन के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 7 था। और ये जो आपका जो प्रश्न है जो मैंने बताया व्यक्तित्व प्रश्नावली का मूल्यांकन, ये जो आपका बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए कि ये कहना क्या चाहता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।